ईश्वर मेरी अगर माने तो भाई ऐसी आत्मा को तो बार बार हिंदुस्तान में भेजे ताकि वो हमारा मार्गदर्शन कर सके। ये शब्दों में श्रद्धांजलि दूंगा कि ऐसे पवित्र आत्मा कह रहा हूं, वो पवित्र आत्मा थे। राजनीति में आदमी कुछ कर सके लेकिन वो राजनीतिक थे ही नहीं। मौत उसकी है जिस पर जमाना करे अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आते हैं मरने के लिए। जी हाँ, हमारा देश, हमारा राष्ट्र अभी राष्ट्रीय शोक से गुजर रहा है, जिसकी वजह पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह का निधन हो जाना है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पक्ष विपक्ष के लोग पहुंचे हैं। आज उनको मुखाग्नि दे दी गई है, लेकिन कांग्रेस से जुड़े या उनके समर्थक पूरे देश भर में फैले हैं। उन्होंने उनका वह कार्यकाल भी देखा है। 2004 से लेकर 2014 तक उन्होंने 2 कार्यकाल देश के प्रधानमंत्री के रूप में दिए हैं। उन्होंने अपनी जीवन की शुरुआत एक प्रोफेसर से लेकर देश के प्रधानमंत्री के रूप में अंतिम चरण पर, जिसको बड़ा एक पद कहा जा सकता है या बड़ा पद होता है प्रधानमंत्री का, उस पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। आज सरदार मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं है। दुख महसूस कर रहे हैं उनके अनुयायी, उनके चाहने वाले, उनके समर्थक। जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व विधायक सुरेंद्र कपिल जी। बात करेंगे, चर्चा करेंगे उनके जीवन पर, कैसे उनको जीवन को देखते हैं, और एक बड़ी शख्सियत का जाना कांग्रेस के लिए, भारत के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है, इस पर बात करेंगे। और उनके साथ बिताए गए पलों को, पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह के, जब उनके पास गए थे सुरेंद्र कपिल जी, कुछ समय इन्होंने बिताया था, उस पर भी चर्चा की जाएगी। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है जीडी न्यूज में। धन्यवाद साहब। सर, शुरुआत यहीं से करते हैं। एक बड़ा कांग्रेसी लीडर जो प्रधानमंत्री तक के जिन्होंने सफर तय किया है, 2 कार्यकाल प्रधानमंत्री रहे हैं, कैसे देखते हैं? उनका निधन हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं एक ऐसे हिमालय के ऊंचाइयों जैसे व्यक्तित्व को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और मैं ये मानता हूं कि मनमोहन सिंह जी का निधन से केवल कांग्रेस या भारत को ही क्षति नहीं हुई है, ये पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और ये ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। अगर उनके जीवन के बारे में हम देखें तो उनकी पैदाइश आज के पाकिस्तान में जी, जो उस वक्त अविभाजित भारतवर्ष था, उसमें उनकी पैदाइश हुई। गहा गांव था एक, छोटे से गांव में पैदा हुए, और उन्होंने वहीं पे एजुकेशन लेकर के मिडिल क्लास की, उन्होंने फर्स्ट क्लास में उन्होंने मिडिल क्लास पास की। उसके बाद उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एजुकेशन ली। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भारत का विभाजन हुआ तो उसमें जो इतनी बड़ी त्रासदी आई थी, उससे वो भी प्रभावित हुए। और उसके बाद उनकी बहुत ही अल्प आयु में उनकी माताजी अमृत कौर का निधन हो गया। उनके पिताजी सरदार गुरमुख सिंह जी, उन्होंने उनका लालन पालन किया, और उन्होंने उसके बाद में स्नातक की परीक्षा करने के बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी से वो विदेश चले गए। विदेश जाकर के उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वहां पर
एमए अर्थशास्त्र में किया विद ऑनर्स। जी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस आदमी ने गुर्बत में से उठ करके और माँ बाप का साया जिसके सर पर से उठ गया हो, उसने अपनी विद्वता के बल पे बाहर विदेश में जाकर के अर्थशास्त्र से एमए विद ऑनर्स, और उसके बाद में उन्होंने विदेश में जाकर के डीलिट की उपाधि ली, और उसके बाद में उन्होंने हिंदुस्तान में आने के बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी में शिक्षा का उन्होंने व्यवसाय अपनाने का इरादा किया, और उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र का पढ़ाने के लिए उन्होंने शिक्षक के रूप में कार्य किया। जी। उसके बाद में वो दिल्ली स्कूल ऑफ कॉमर्स, उसमें आकर के वो टीचिंग का काम किया उन्होंने। जी। और उसके बाद उन्होंने 1971 में जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, जी। तो यहाँ से उनका शिक्षक वाला जो स्वरूप था वो चेंज हुआ, और उनको भारतवर्ष के वाणिज्य विभाग में जी। सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। उसके कुछ दिन बाद में उनके कार्य को देखते हुए उनको वित्त विभाग में सलाहकार के रूप में नियुक्ति मिली। जी। उसके बाद में वित्त विभाग में सचिव रहे। उसके बाद वो योजना आयोग के अध्यक्ष रहे। फिर उसके बाद विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष रहे। जी। और उसके बाद में सन 1991 में जब माननीय नरसिंह राव जी की सरकार बनी, तो उन्हें एक बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से भारत जैसे देश का, जिसके सामने बहुत समस्याएं थी, और उस समय एक ऐसी समस्या थी कि भारत के खजाने में विदेशी मुद्रा का भंडार था नहीं, 1-2 दिन का या 1 हफ्ते के खर्च का था। जी। ऐसे समय में, और उनको नरसिंह राव जी के जो सेक्रेटरी थे कैबिनेट के, उन्होंने जाकर के सुबह को उन्हें सोते हुए उठाया। जी। और उन्हें यह कहा कि आपको प्रधानमंत्री जी वित्त मंत्री बनाना चाहते हैं। जी। तो वो एकदम हक्के बक्के हुए, कहने लगे कि आपने कोई गंभीरता से कह रहे हैं मुझे ये बात। उन्होंने कहा कि गंभीरता ना होती तो मैं सोते हुए को आकर के उठाता आपको। बहरहाल उन्होंने वित्त मंत्रालय संभाला, और उन्होंने उसे जो समस्या वित्त की थी उसको उन्होंने अपनी जो उनका ज्ञान था अर्थशास्त्र का, उसके आधार पर उन्होंने उसको हल किया। उसके बाद उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया हिंदुस्तान में के अर्थशास्त्र के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए, जो आज भी उसी अर्थव्यवस्था के बदौलत हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई है, उन्होंने जो ये उदारीकरण की राजनीति लेकर के आए, उस नीति के आधार पर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को पर लगे। और इसी तरह से बहुत ही आकस्मिक तरीके से उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। 2004 में पूरे हिंदुस्तान का कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहता था कि सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री बनने के मूड में नहीं थी। वो उस वक्त तक अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देने के उनकी प्राथमिकता थी, लेकिन उन्हें कांग्रेस की नेतृत्व के आधार पे उनकी ये भी जिम्मेदारी थी कि कांग्रेस को संभालने की जिम्मेदारी उनके सर पर थी। तो उन्होंने बहुत ही, मतलब आप ये समझिए जैसे आश्चर्यचकित करने वाला मामला हो। किसी की चर्चा हो रही कि वो होंगे मुखर्जी होंगे, फला होंगे, ढिमके होंगे, लेकिन उन्होंने जो नाम दिया वो
सरदार मनमोहन सिंह जी का, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का दिया। जी। और उस पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसे कठिन समय में मैं समझती हूँ इनसे ज्यादा विद्वान आदमी और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को संभालने वाला मुझे कोई और दिखाई नहीं दे रहा है। और एक दो जो उनके करीबी आदमी थे उनसे सलाह की उन्होंने, तो उन्होंने भी उनके नाम पर पुष्टि की और वो प्रधानमंत्री बन गए। 10 साल उन्होंने प्रधानमंत्रित्व का काम बहुत संजीदगी के साथ में। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बहुत विनम्र आदमी थे, सौम्य स्वभाव के आदमी थे, कम बोलते थे, जो बोलते थे वजनदार बोलते थे, इसीलिए विपक्षी तो बहुत उनकी मजाक बनाते थे। मनमोहन सिंह, हमारे मोदी जी तो उन्हें मनमोहन सिंह कहते थे। लेकिन आज जिस जगह पे हमारा देश खड़ा हुआ है आज भी वो उन्हीं के उस अर्थनीति के ऊपर खड़ा हुआ है। और इसकी प्रशंसा विश्व के अंदर हुई उस वक्त, क्योंकि 91 में और उसके बाद में एक बहुत बड़ी मंदी आई थी पूरे विश्व में। और उस मंदी की चपेट में कोई देश ऐसा नहीं बचा था जो नहीं आया हो। लेकिन मैं ओबामा जो उस वक्त राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनके शब्दों में मैं कहना चाह रहा हूं जो उन्होंने कमेंट किया था कि मनमोहन सिंह जी ने अपनी अर्थव्यवस्था के ज्ञान के आधार पे हिंदुस्तान को मंदी के चपेट से बचाए रखा। और मैं भी आश्चर्यचकित हूं इस बात पर। मैंने भी कई बार उनसे अपने यहाँ के भी लिए मंत्रणा की और उन्होंने मुझे सुझाव दिए। तो ये एक आदमी के बड़प्पन की और उसकी जो विद्वता थी, उस विद्वता का सम्मान है। ये जो तेरे बड़े बड़े आदमी उनके बारे में ये बात कह रहे। और ये एक सिर्फ ही, क्योंकि वो पॉलिटिकल आदमी तो थे नहीं। जो पॉलिटिकल आदमी होता जो, तो वो झूठ कैसे बोले। अब आजकल तो बहुत झूठ बोला जाता है। लेकिन उन्होंने कभी राजनीति के बारे में कोई चर्चा नहीं की। और जितने उन्होंने काम किए, चाहे वो भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने किए हों, चाहे उन्होंने नारी सम्मान के बारे में काम किया हो, चाहे उन्होंने बच्चों का पौष्टिक बालाहार का काम किया हो, चाहे उन्होंने मनरेगा का काम किया हो कि छोटे गरीब आदमी जो जिन्हें बिजनेस वो नहीं मिलता, रोजगार नहीं मिलता, उन्हें कम से कम साल में 100 दिन का रोजगार मिले। और उस वक्त तो हमारे जो आज के प्रधानमंत्री हैं, ये उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे वहां के, उसके गुजरात के, इन्होंने क्रिटिसाइज किया था। और अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उस पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया कि मनरेगा एक कांग्रेस के विचारों का स्मारक है। लेकिन वो जब ये कोरोना काल आया, हिंदुस्तान पर मुसीबत पड़ी, तो वो फूड का जो अधिकार था वो भी मनमोहन सिंह जी ने दिया। आरटीआई का अधिकार, जिसमें 10 रुपए खर्च करके हम किसी भी डिपार्टमेंट्स में कोई भी जानकारी ले सकते हैं, आप तो खुद जानते हैं इस बात को। वो हालांकि उस आरटीआई की आजकल उन्होंने दूसरा तरीका निकाल लिया लोगों को सूचना न देने का। लेकिन उस आरटीआई का भी अधिकार जो दिया, सूचना का अधिकार, वो भी मनमोहन सिंह जी ने दिया। तो ऐसे जो कार्य उन्होंने करे, उनसे हिंदुस्तान की जो व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था, उसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत हुई है, जनता को अधिकार मिले हैं। और उसी के आधार पे अब कोरोना में जो अन्न दिया गया, हालांकि वो अब वो राजनीति में वोटों का तरीका बन गया। वो हर पार्टी अब उसी काम को करना चाह रही है। लेकिन वो मेरे ख्याल में कोरोना काल से भी उभर गए। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की, ओपोजिशन में जाने के बाद में जो उन्होंने पहला अपना आखिरी स्टेटमेंट दिया, वो एक सुनने लायक चीज है। जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं ज्यादा तो बात नहीं करूंगा, लेकिन आने वाला इतिहास वो मेरी गणना करेगा किस तरह की मेरा कार्यकाल रहा। और मैं आशावादी हूं
कि वो मेरे बारे में गंभीरता के साथ में इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया देगा। और उसके बाद उन्होंने दो चीज और कही। अब यह है कि वैसे तो हमारे यहाँ कहावत है कि सीख उसको देनी चाहिए जो सीख मानता हो। जो सीख नहीं मानता, जिसकी प्रवृत्ति हो, उसको सीख देना महामूर्खता समझा जाए। लेकिन मनमोहन सिंह जी ने सीमाओं से बाहर जाकर के दो ऐसे परामर्श दिए थे अपनी उसी स्पीच में कि हिंदुस्तान में मैं ये राय दूंगा कि दो काम, एक तो ये जो उसकी बैंकों की वो की गई उसमें नोटबंदी वाला मामला, कि ये हिंदुस्तान के लिए बगैर सोचे समझे स्टेप उठाया गया है और इसे जितना जल्दी खत्म कर दिया जाए ठीक रहेगा। अन्यथा ये हमारी जो छोटे रोजगार हैं और जो मध्यम रोजगार हैं उनको सबको तोड़ देंगे और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पे इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, जीडीपी पर फर्क पड़ेगा। और दूसरा, उन्होंने जो एक ये आधार कार्ड का लेकर के वो आए थे, उसको भी हमारे उस वक्त के मोदी जी ने बहुत क्रिटिसाइज किया था, आधार कार्ड को भी, कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। लेकिन आज उनका भी सारा मामला उसी आधार कार्ड पर टिक गया आकर के। तो ये एक मनमोहन सिंह के ही खाते में है ये चीज ऐसी जो उन्होंने समझाई, ये नहीं मानी। दूसरा, इन्होंने जो जीडीपी की बात करी, उस जीडीपी के ऊपर भी मनमोहन सिंह जी ने ये कहा, सचेत किया था कि आप जीडी को इसे क्या, जीडीपी को, अरे नहीं, ये जो टैक्स है, जो टैक्स लगाया है 18% है जी, 18% जो टैक्स लगाया है। हाँ, तो उन्होंने ये कहा था कि इसको आप 18% से या 14% से ऊपर ना ले जाए। लेकिन उन्होंने नहीं मानी बात। पेट्रोल डीजल में उन्होंने राय दी थी, वो नहीं इन्होंने मानी बात। जीएसटी की बात आप कर रहे हैं, है जी, जीएसटी की बात आप कर रहे हैं, जीएसटी वो मैं जीडीपी कह दिया था। तो वो जीएसटी की बात भी इन्होंने नहीं मानी, 28% तक ले गए। और बड़ा आश्चर्य होता है जब कि किसान के उठाने की बात करते हैं, किसान के औजारों के ऊपर तो 28% का जीएसटी है और हीरे पर 2% का जीएसटी है। मतलब एक सोचने की बात है। तो ये मनमोहन सिंह की दूरदर्शिता की बात थी, उन्होंने ये सुझाव दिए, लेकिन नहीं माने गए उनके। हम भुगत रहे हैं उसको। ठीक है, आपके पास में पैसा बहुत इकट्ठा हो गया, पेट्रोल डीजल पर आपने इतनी बड़ी एक्साइज ड्यूटी लगा रखी है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। जीएसटी पर अपने मनमान्य और बढ़ा रहे हैं जीएसटी को, तो जीएसटी के तो अब और ये स्लैब अलग अलग बना करके बढ़ा रहे हैं। तो ये उनकी दूरदर्शिता का परिणाम। तो मनमोहन सिंह जी राजनीतिक कम थे, विद्वान आदमी ज्यादा थे और उन्होंने अपनी विद्वता का ही प्रदर्शन किया। और उनकी विद्वता को सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, विश्व में उसकी गणना होती है। और मैं पहले बताया, अभी बयान आए हैं और 2-4 जगह के जो आए हैं, वहाँ के जो भी वहाँ के राष्ट्रपति वगैरह हैं, उन्होंने जो बयान दिए, उन्होंने भी यही कहा कि हमने भी उनसे मार्गदर्शन लिया इन चीजों का और हम उसमें से मंदी में से उभरे हैं। तो मनमोहन सिंह का व्यक्तित्व तो बहुत ऊंचा व्यक्तित्व है और वो, मैं समझता हूँ कि वैसे तो वो पार्टी के प्रति ईमानदार रहे हमेशा। मतलब आप ये देखिए कि सन 85 से लेकर के 87 तक वो योजना आयोग के अध्यक्ष रहे। हम उत्तर प्रदेश के कुछ विधायक, मैं क्योंकि उस वक्त राज्य मंत्री का स्तर था मेरा बिजली विभाग में, तो मैं भी उसमें प्रतिनिधि मंडल में गया था। तो मैंने जो उसमें प्रस्ताव रखवाया था, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा की तरफ से रुड़की यूनिवर्सिटी की सीनेट का मेंबर था, जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा से प्रतिनिधित्व कर रहा था। और उस वक्त जिला सहारनपुर भी, रुड़की जिला सहारनपुर में ही था। हाँ, ये हमारा जो पूरा क्षेत्र जो लुता था इसमें। हाँ, तो उसका एक कैंपस यहाँ
पेपर टेक्नोलॉजी का हमारे यहाँ सहारनपुर में था, जो जी, पेपर मिल के जी, सामने। नागल रोड पर पड़ता है जो। जी हाँ, जी हाँ। तो इसके बारे में मैंने भी उसमें एक प्रस्ताव दिया था कि इसका उच्चीकरण किया जाए और इसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है, जो यहाँ के उन्होंने वीसी ने भी मुझे बताया था, वो मैंने उनको दिया था। लेकिन साहब उनकी इतनी सोचने की सामर्थ्य थी कि उन्होंने उस चीज को देख करके कि इसमें कितना वजन है और ये क्या चीज है, मुझे उसे प्लीड करने की जरूरत नहीं पड़ी। और उसके बाद उन्होंने एक आधार ऐसा बना दिया कि फिर रुड़की को आईआईटी का भी स्टेटस मिला और हमारा जो यहाँ का कैंपस था सहारनपुर का, ये भी फिर आईआईटी का उसके उसी से संबंध रहा। तो ये तो उनकी विद्वता की बात थी। राजनीति में उनकी कोई ज्यादा वो नहीं थी और शालीनता के आदमी थे, वो सब जाने उस बात को। उनकी कितनी मजाक हाउस में बनाई हमारे प्रधानमंत्री ने कि वो रेन कोट पहन कर नहाते हैं और वो गिल्ले नहीं होते हैं, उनमें ये गुण है। उन पर आरोप बहुत लगे, दुनिया भर के आरोप लगे, 2G का आरोप लगा, कोल स्टेम का आरोप लगा, लेकिन सबकी जांच हुई और किसी में कुछ नहीं पाया उस आदमी का। वो तो व्यक्तिगत तो कोई उसका मामला ही नहीं था, बल्कि उनके तो जो सिक्योरिटी में रहते थे वो बताया करते थे, उनकी एक वो गाड़ी थी मारुति 800, तो उसे देख कर यूं कहा करते थे भाई यार, वैसे उसी में आया करते थे कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में जब आए थे तो वो सरकारी गाड़ी में नहीं, उसमें आए थे। तो उन्होंने कहते मुझे तो यह गाड़ी प्यारी है क्योंकि मेरी पुरानी गाड़ी यही है जिसने मुझे साथ दिया। तो उसको एक स्मारक के रूप में वो याद करते रहे आखिर तक। तो मैं तो यही कहूंगा कि ऐसे व्यक्ति तो बहुत कम। 6 बार राज्यसभा रहे हैं, 6 बार राज्यसभा रहे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं, हाँ जी, और गवर्नर रहे, प्रोफेसर रहे, आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। बाद इसके देश के प्रधानमंत्री बनने का 2 बार उनको सौभाग्य मिला है। जी जी जी। आक्षेप लगना बहुत आसान हो जाता है सदन में, जो आदमी बड़े पदों पर जाता लेकिन है, उनका नहीं लगा और मजाक भी बना ली जाती है। लेकिन एक बड़ी मूर्ति रहे हैं। ये कहा जाए कि जो कम बोलते थे, ज्यादा सुनते थे, गंभीरता रखते थे, और गांधी परिवार का इतना विश्वास। गांधी परिवार से कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री या बाहर से आकर कोई भी व्यक्ति जब प्रधानमंत्री बन जाता, ये दूसरा मौका रहा है। नॉन पॉलिटिकल आदमी जी जी जी। नरसिंह राव के बाद में दूसरा मौका रहा है कि गांधी परिवार ने किसी बाहर के व्यक्ति पे विश्वास जताया है। इतनी बड़ी छवि के व्यक्ति का चला जाना, जी जी, तो बहुत क्या कांग्रेस पार्टी के लिए, उस शख्सियत के लिए कितना नुकसान हो सकता है? इसकी भरपाई कैसे की जा सकती है? बड़ा सवाल है कि देखो उसकी भरपाई हो नहीं सकती उस आदमी की, क्योंकि उसकी जो महत्ता थी, विश्व स्तर की महत्ता थी, विश्वविख्यात उसकी जो महत्ता थी। आपने अमेरिका के राष्ट्रपति को बताया कि उन्होंने उसके लिए सलाह ली है। हाँ? वो तमाम लोगों तो उन्होंने उभारने का काम किया है। उन्होंने हिंदुस्तान में आकर ओबामा ने ये बात कही, अपने यहाँ तो उसने कही। उसने तो ये कहा कि मैं तो उससे कभी भी टेलीफोन पर बात करके सलाह ले लेता था। तो जो ओबामा लग रहा कहने इतना स्ट्रॉन्ग प्राइम राष्ट्रपति जो हुआ, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। हाँ, तो कुछ तो बात थी उनमें। और उसके अलावा भी और बहुत से देशों ने उनसे विचार विमर्श करते थे उनसे, तो उनको वो एडवाइस करते थे। वो अक्षति की पूर्ति तो है नहीं हो पाएगी ना, कोई नहीं कर पाएगा। आपने जिक्र किया है कि जब मैं विधानसभा का सदस्य था और मैं इसको पेपर मिल के यूनिट को लेके उनसे मिला था, जब वो योजना आयोग के, किस तरह का रेस्पॉन्स रहा? क्योंकि जो ऐसे लोगों से मुलाकात होना एक यादगार चीज़ है। अब वो दुनिया में नहीं रहे हैं तो चीज़ें आप अभी कुछ समय पहले जब हमारा कैमरा ऑन नहीं हुआ था उस समय आपने मामले की गंभीरता को बहुत इससे बताया था कि जो वास्तव में जो, और उनको भुलाया नहीं जा सकता, नहीं भुलाया, और आंखों से आंसू जो टपकते हैं ऐसे लोगों के जाने के बाद में, वो जो आपका मोमेंट रहा है, वो जो यादगार चीजें रही है, देखो उसमें उनका व्यवहार किस तरह आपके साथ देखो है? 2 चीज मैं कहनी चाह रहा हूँ। पहले तो ये है कि वो बहुत, मैंने पहले कहा कि बहुत विनम्र स्वभाव के आदमी थे और बहुत सॉफ्ट स्पोकन थे। आप सबने देखा, बोलने में ज्यादा विश्वास उनका नहीं था, उनका काम करने में विश्वास था। कर्मयोगी थे। आज भी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था
उन्होंने जो लाइन डाल दी उससे बाहर नहीं जा सकती। बेस उन्होंने बनाया है और लाभ देश ले रहा है, लाभ जो है सत्ता भाई पक्ष के लोग ले रहे हैं। आप इससे अंदाज लगाओ कि जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने उस वक्त हमारे पास कुछ नहीं था, अंग्रेजों ने तो कुछ दिया नहीं था, सरकार चलाने के लिए पैसा नहीं था। नेहरू जी ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से अरेंज करके 198 करोड़ रुपए सरकार को दिए थे। और मनमोहन सिंह जी ने कितना इन्हें सौंपते गए, तीसरी दूसरी बात तो मैं कहता नहीं, लेकिन चौथी अर्थव्यवस्था तो हिंदुस्तान उन्होंने इन्हें सौंपाई है। तो ये दो चीज तो हमारे लिए एक ऐसी रही है, नेहरू जी का गुटनिरपेक्ष आंदोलन और इनका अर्थशास्त्र का, ये दोनों एक ऐसे सीमाएं हैं इनकी कि इनसे बाहर जल्दी से कोई सरकार निकल नहीं पाने की, क्योंकि ये हिंदुस्तान के स्वभाव से जुड़ी हुई चीजें, गुटनिरपेक्षता और ये जो उनके अर्थशास्त्र के जितने सुधार हैं वो। अभी बहुत चर्चा का विषय होता रहा पीछे ये फिलिस्तीन का, इजराइल का। हमारे सत्तारूढ़ पार्टी के आदमी जो नीचे के लेवल के हैं वो इजराइल को पसंद करें, लेकिन प्रधानमंत्री की मजबूरी यह है कि वो जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उसके अगुवा क्योंकि हिंदुस्तान रहा, तो वो उन्होंने उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर के फिलिस्तीन को सपोर्ट करना पड़ रहा उन्हें। मतलब एक व्यवस्था देखिए, कितना ही कह ले नेहरू जी के बारे में भी, लेकिन जो उन्होंने बना दिया है, जो निर्माण उन्होंने किया, जो पॉलिसी उन्होंने बनाई, स्ट्रक्चर खड़ा उन्होंने किया है, तो उससे बाहर जल्दी निकल बाहर नहीं जा पाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। जी, जी, जी। इन शब्दों में श्रद्धांजलि देना चाहेंगे आप जो है सरदार मनमोहन सिंह जी को, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, जब आप हमारे बीच में नहीं रहे हैं, पंच तत्व में विलीन हो गए हैं, इन शब्दों में आप श्रद्धांजलि देना चाहेंगे उनको? मैं तो साहब इन्हीं शब्दों में श्रद्धांजलि दूंगा कि ऐसे पवित्र आत्मा कह रहा हूं उन्हें, वो पवित्र आत्मा थे। राजनीति में आदमी कुछ कर सके, लेकिन वो राजनीतिक थे ही नहीं, वो तो सारे के सारे कर्मयोगी, जो शब्द आपने भी कहा। तो ऐसे व्यक्ति को तो यही कहा जा सकता है कि ईश्वर मेरी अगर माने तो भाई ऐसी आत्मा को तो बार बार हिंदुस्तान में भेजे ताकि वो हमारा मार्गदर्शन कर सके। बड़ी बात है, हर व्यक्ति अपना लाभ देखता है, उनके मोक्ष की प्राप्ति की जाए, आपने प्रार्थना नहीं की है, ईश्वरीय स्वरूप में वो समाहित हो जाए, ऐसी प्रार्थना नहीं की है। अपने देश के लिए मनमोहन सिंह को दोबारा मांग कर डाली है। पूर्व विधायक सुरेंद्र कपिल जी ने इस तरह की उन्होंने श्रद्धांजलि दी है, पवित्र आत्मा बोला है, और जो उन्होंने योजनाएं देश भर के लिए चलाई हैं, उन योजनाओं को जो है पूरे आम आदमी के लिए, उस व्यक्ति के लिए, चाहे वो मनरेगा की रही हो या आखिरी आदमी, आखिरी व्यक्ति को उन्होंने टारगेट किया, आखिरी व्यक्ति को उन्होंने लाभ देने का कार्य किया है। और 6 बार राज्यसभा में जाने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजबूर हो गए हैं कहने पर मौन सिंह है, मनमोहन सिंह नहीं है। जबान पे ज्यादा विश्वास नहीं रखते थे, कर्म पे ज्यादा विश्वास रखते थे। ऐसे व्यक्ति के धनी को जीडी न्यूज की ओर से भी शाश्वत श्रद्धांजलि, उनको नमन, उनके व्यक्तित्व को नमन। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए पूर्व विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे व्यक्तित्व के बारे में चर्चा हमारे से की कि हम अपने को धन्य समझ रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर।